नमस्ते। चलिए जरा 1960 के दशक के भारत के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा दौर जब देश सचमुच अनाज का एक एक दाना खत्म होने की कगार पर था। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी, जहां लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा बस इस एक लाइन से लगाइए। अगर अमेरिका से अनाज लेकर आ रहा एक भी जहाज लेट हो जाता, तो भारत में लोग भूख से मर सकते थे। स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा नाजुक थी, और इसी मजबूर कर देने वाली हालत को नाम दिया गया शिप टू माउथ। मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी समंदर पार से आ रहे अगले जहाज पर टिकी हो। सोचकर देखिए कितनी खतरनाक और लाचार बना देने वाली निर्भरता थी ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस संकट की दहलीज तक पहुंचा कैसे? इसकी जड़ें आज़ादी के बाद देश की कृषि व्यवस्था की कमज़ोर नींव में छिपी थीं। देखिए, एक तरफ तो देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारी खेती-बाड़ी आज भी पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे थी। ज़्यादातर किसान पुराने तरीकों से खेती कर रहे थे, जिससे पैदावार बहुत कम होती थी। ऊपर से ना तो सिंचाई के साधन थे और ना ही अनाज को सही से स्टोर करने की कोई व्यवस्था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। 1965 में भयंकर सूखा पड़ा और उसके अगले ही साल 1966 में फिर से। लगातार 2 साल पड़े सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। फसलें बर्बाद हो गईं और देश में अनाज का जो थोड़ा बहुत भंडार था वो भी लगभग खत्म हो गया। भारत अकाल के बिल्कुल मुहाने पे आ खड़ा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ सूखे या कम पैदावार की नहीं थी। जल्द ही इस कुदरती आफत में एक खतरनाक राजनीतिक मोड़ आने वाला था, जहां भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना था। उस मुश्किल वक्त में भारत की सांस अमेरिका से मिलने वाली अनाज की मदद पर टिकी हुई थी। ये मदद PL 480 नाम के एक प्रोग्राम के तहत आती थी, और विडंबना देखिए, इसका नाम था शांति के लिए भोजन, यानी फूड फॉर पीस। पर यहाँ एक पेंच था। ये दौर था कोल्ड वॉर का। एक तरफ था भारत जो गुट निरपेक्ष नीति पर चलता था, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं था, और कभी-कभी उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ होता था। दूसरी तरफ था अमेरिका, जो चाहता था कि भारत उसके खेमे में आए। अमेरिका को भारत का ये आज़ाद रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और इसी वजह से उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने अनाज से भरे जहाज़ों को भारत भेजने में जानबूझकर देरी करनी शुरू कर दी। उनके लिए अनाज अब सिर्फ अनाज नहीं था, ये भारत पर अपनी विदेश नीति का दबाव बनाने का एक जरिया बन चुका था। इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? आम लोगों पर। पूरे देश में राशनिंग लागू हो गई। राशन की दुकानों के बाहर मीलों लंबी कतारें लगने लगीं। हर परिवार को बस थोड़ा सा अनाज मिलता था, और कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन एक महामारी की तरह फैल रहा था। ये जो अपमान और लाचारी का एहसास था, इसने भारत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। ये अब सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं था, ये देश के आत्मसम्मान पर हमला था। और तब भारत ने फैसला किया, बस अब और नहीं, अब किसी पर निर्भर नहीं रहना है। और इसी लाचारी से एक बहुत जरूरी और मजबूत सोच ने जन्म लिया कि इतना बड़ा देश खाने के लिए किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं रह सकता। असल में खाद्य सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। और इसी जिद ने जन्म दिया भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी कृषि पहल को, जिसे हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और उतना ही जोखिम भरा दांव था। तो इस हरित क्रांति का प्लान क्या था? इसके 4 मेन पिलर्स थे। पहला, ऐसे बीज इस्तेमाल करना जिनसे ज्यादा पैदावार हो। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल। तीसरा, सिंचाई के नए और आधुनिक साधनों का विस्तार। और चौथा, खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। इस बड़े मिशन को लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, और इसके पीछे वैज्ञानिक दिमाग था डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। इन सब ने मिलकर पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला था, और इस दांव का नतीजा वो सबके सामने था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1967 से पहले भारत में गेहूं का उत्पादन कहाँ था और 1970 के बाद कहाँ पहुंच गया? फर्क साफ नजर आता है, सीधा डबल। कुछ ही सालों के अंदर भारत में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया।
ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इसने निर्भरता के उस चक्र को तोड़कर रख दिया। 1970 का दशक आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत अब अनाज के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया था। अब अनाज के जहाजों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत खत्म हो चुकी थी। ये एक शानदार जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर बड़ी क्रांति की एक कीमत होती है। इस कामयाबी के भी कुछ दूरगामी असर हुए जो हमेशा अच्छे नहीं थे। तो आइए इसकी इस जटिल विरासत पर भी एक नज़र डालते हैं। इस कामयाबी की एक कीमत चुकानी पड़ी। इसका एक असर पड़ा पानी के संसाधनों पर, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। फिर केमिकल के बेतहाशा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हुई और उन पर निर्भरता बहुत बढ़ गई। साथ ही इसका फायदा देश के कुछ ही इलाकों को ज़्यादा मिला, जिससे क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। हाँ, ये चुनौतियां आईं, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर भारत ने ये जोखिम भरा दांव न खेला होता तो क्या होता? कितने लाखों लोग शायद भूख से मर जाते। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मजबूत सबक सिखाती है कि एक राष्ट्र जो अपना पेट खुद नहीं भर सकता, वो कभी भी सही मायनों में आज़ाद नहीं हो सकता। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि भविष्य की